In this question, a load is suspended from one end of a uniform rod of mass small m 10 kg and length L with the help of a light inextensible thin cord, and the arrangement is placed on a fixed horizontal frictionless cylinder of radius r as on the figure. In equilibrium, the rod stays at angle theta, that is 30 degree, with the horizontal, and distance between point of contact of the rod with the cylinder and top end of the rod is eta is equal to 1 by root 2 times the radius of the cylinder. Find mass of the load and ratio of length of the rod to the radius of the cylinder. तो इसमें ये जो सिलेंडर है, दिस सिलेंडर इज़ हॉरिजॉन्टल, इसके जो एक्सेस है वो एक्सेस हॉरिजॉन्टल है, और यहाँ पर ये फिक्स है, दिस इज़ फिक्स्ड, और रॉड यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, और रॉड के इस एंड से स्ट्रिंग से होते हुए और इसका सपोर्ट लेते हुए यहाँ पर ये लोड को यहाँ पर हैंग किया हुआ है. तो दिस सिस्टम इज़ कम्प्लीटली इन इक्विलिब्रियम, दिस रॉड इज़ इन इक्विलिब्रियम, दिस ब्लॉक इज़ इन इक्विलिब्रियम. तो इस ब्लॉक का मास कैलकुलेट करना है और उसके साथ साथ L/R रेशियो इसके लिए यहाँ पे कैलकुलेट करना है, लेंथ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द सिलेंडर. और मैं यहाँ पे जो लोड है यहाँ पर इसका मास स्मॉल m अज्यूम कर लेता हूँ, और जो यहाँ पे ये रॉड है, इस रॉड का मास हो जाएगा कैपिटल M. तो रॉड का इक्विलिब्रियम यहाँ पर हमें करना होगा. ब्लॉक का इक्विलिब्रियम सिंपल है, उस पर टेंशन फोर्स लगेगा यहाँ पे इस तरीके से, टेंशन, एंड दिस विल बी mg. तो T और mg यहाँ पर बैलेंस कर जाने चाहिए. तो अल्टीमेटली अगर हम T कैलकुलेट कर लें तो उससे ये मास भी कैलकुलेट कर पाएंगे. वी कैन ऑल्सो फाइंड दिस मास फ्रॉम टेंशन. तो रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. तो रॉड के फ्री बॉडी डायग्राम में यू कैन सी कि एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर होगा. रॉड के फ्री बॉडी डायग्राम में जो सिलेंडर से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो नॉर्मल रिएक्शन रॉड के परपेंडिकुलर लगेगा. ठीक है, इसमें बिल्कुल फिक्स है कि इस तरीके से ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दिस नॉर्मल रिएक्शन विल बी देयर. तो ये तो हो गया एक नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल के अलावा बाकी दो फोर्सेस हो जाएंगे, रॉड का वेट कैपिटल mg और उस पर लगने वाला टेंशन फोर्स ड्यू टू दिस स्ट्रिंग. अब यहाँ पर हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो रॉड है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है और उसके साथ साथ रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मीन्स कि इस पर जो नेट फोर्स है ऑन रॉड पे नेट फोर्स विल बी ज़ीरो, और उसके साथ साथ नेट टॉर्क भी यहाँ पर इस पर जीरो होगा रॉड के ऊपर. अगर किसी सिस्टम पे या बॉडी पे अगर नेट फोर्स ज़ीरो है तो उस पे जो नेट टॉर्क है वो किसी पॉइंट के अबाउट उतना ही आता है. नेट टॉर्क इज सेम अबाउट एनी पॉइंट, और अगर टॉर्क किसी भी एक पॉइंट के अबाउट जीरो है तो वो हर एक पॉइंट के अबाउट जीरो होगा. तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में अगर बॉडी है, नेट फोर्स अगर जीरो है तो नेट टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट सेम आएगा, और अगर वो जीरो है तो किसी पॉइंट के अबाउट वो जीरो आएगा. इसका ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन अभी यहाँ पर जैसे ये वैसे दिख रहा है कि जो रॉड का मिड पॉइंट है वो डायग्राम में इन्होंने ऐसा बनाया, डायग्राम के ऊपर की लेंथ कम दिखा रखी है और इधर नीचे लेंथ ज़्यादा दिखा रखी है. तो डायग्राम को देख करके हम ये ज़रूर बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम कि मिड पॉइंट यहाँ कहीं पे आएगा और वहीं से आप mg को पास कराओगे, यहाँ कहीं पे मिड पॉइंट होना चाहिए. लेकिन फिर भी हम उसको एक बार यहाँ पे कंफर्म भी कर लेंगे कि जो मिड पॉइंट है वो नॉर्मल, यानी कि जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है उस कॉन्टैक्ट पॉइंट के इधर लेफ्ट में आ रहा है, ऊपर की तरफ नहीं आ रहा. तो उसको हम देख भी लेंगे. और उसके साथ साथ टेंशन का डायरेक्शन यहाँ पे, तो जो भी यहाँ पर ये स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग इस सिलेंडर या सर्कुलर जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है उस पर टेंजेंशियल है. तो दिस स्ट्रिंग इज टेंजेंशियल, और वो टेंशन फोर्स किधर लगेगा उसका डायरेक्शन भी हमें यहाँ पे थोड़ा सा सोच समझ करके यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि हाउ टेंशन फोर्स इज एक्टिंग. टेंशन ऑब्वियसली कि अलोंग द स्ट्रिंग लगेगी, और टेंशन कुछ इस तरीके से लगना चाहिए, mg कुछ इस तरीके से लगना चाहिए कि ये चीज़ें इंश्योर हो जाए कि नेट फोर्स भी जीरो हो जाए और उसके साथ साथ नेट टॉर्क भी जीरो हो जाए. तो थोड़ा सा हम एनालिसिस इसका करेंगे कि जो फोर्सेज हैं हमारे वो फोर्सेज लग किस तरीके से रहे. तो हाउ द फोर्सेज आर गोइंग टू ऑपरेट ऑन दिस रॉड. तो रॉड पे लगने वाले फोर्सेज हैं किस तरीके से, तो एक बार ज़रा उनको यहाँ पे हम देख लेते हैं. तो जिसमें हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है तो वो चीज़ है नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है, इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इसका लाइन ऑफ एक्शन, एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी क्लियर. तो दिस इज़ द नॉर्मल रिएक्शन. अब यहाँ पर mg जो होगा वो ऑब्वियस है कि वर्टिकल डाउनवर्ड होगा, वो लगेगा किस पॉइंट पे वो हम दिखाएंगे इसमें. लेकिन ये ज़रूर है कि जो mg है वो वर्टिकल डाउनवर्ड होगा, और एक बार को मैं mg यहीं पे दिखा देता हूँ. फिर बाद में यहाँ पर हम देख लेंगे कि इसको हमें नीचे दिखाना चाहिए या ऊपर दिखाना चाहिए. इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो ये कैपिटल mg हो गया. टेंशन को कुछ ऐसे लगना चाहिए जिससे कि नेट फोर्स यहाँ पर हो जाए ज़ीरो.
तो नेट फोर्स इस रॉड पे 0 हो जाए। जैसे अगर मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में फोर्सेस को अगर डिवाइड कर लेता हूँ तो नॉर्मल का वर्टिकली अपवर्ड कंपोनेंट आएगा, mg का वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट आएगा, तो यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा जो कि टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, उसको बैलेंस करने के लिए टुवर्ड्स राइट कंपोनेंट यहाँ पे ज़रूरी है। तो टुवर्ड्स राइट कंपोनेंट यहाँ पे ज़रूरी है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जो टेंशन है वो कम्प्लीटली टुवर्ड्स राइट हो जाए, टेंशन इज़ इंक्लाइंड हियर, तो टेंशन यहाँ पर इंक्लाइंड होगी और देयर कैन बी 3 डायरेक्शन ऑफ टेंशन। कोई टेंशन को इस तरीके से ले सकता है, कोई टेंशन को यहाँ पे रॉड के परपेंडिकुलर जा कर के ले सकता है कि ये रॉड के परपेंडिकुलर है, और कोई यहाँ पे कुछ इस तरीके का एंगल बनाते हुए यहाँ पे टेंशन को दिखा सकता है। तो मैंने 3 यहाँ पर प्रोबेबल डायरेक्शन टेंशन के दिखाए हैं। वन इज़ लाइक दिस, इस तरीके का ये जो टेंशन होगा, उस टेंशन का जो कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल वो टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगा। तो इस टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, नॉर्मल भी टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो दिस कंपोनेंट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प इन द इक्विलिब्रियम। तो इस तरीके का कंपोनेंट जो है इसका मतलब पॉसिबल नहीं हो पाएगा, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अगला केस यहाँ पे टेंशन रॉड के नॉर्मल हो, तो टेंशन रॉड के अगर यहाँ पे नॉर्मल है, तो अगर मैं 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन नॉर्मल और रॉड के अलोंग लूँ, रॉड के परपेंडिकुलर और रॉड के अलोंग, तो नॉर्मल और टेंशन चलिए दोनों रॉड के परपेंडिकुलर हो गए, इसका मतलब फिर यहाँ से तो फिर mg का तो नॉर्मल कंपोनेंट यहाँ पर मान लीजिए बैलेंस हो गया, लेकिन mg का जो रॉड के अलोंग कंपोनेंट आएगा फिर वो बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो टेंशन जो है वो रॉड के परपेंडिकुलर भी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, तो ये भी यहाँ पे कैंसिल हो गया एक तरीके से। और आप देखोगे टेंशन का जो ये कंपोनेंट है, तो ये कंपोनेंट सभी चीज़ें यहाँ पे कोई भी 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन अगर आप देखो तो उसके हिसाब से यहाँ पर बिल्कुल सूटेबल ठहर रहा है यहाँ पर। तो जो टेंशन यहाँ पर लगना चाहिए वो टेंशन इसी तरीके से यहाँ पर लगना चाहिए। जैसे अगर मैं इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लूँ तो टुवर्ड्स राइट आ जाएगा, तो वो भी यहाँ पर इसके लेफ़्ट कंपोनेंट को बैलेंस कर पाएगा। या फिर अगर आप यहाँ पर इसमें रॉड के परपेंडिकुलर और रॉड के अलोंग अगर यहाँ पर बात करते हैं 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो उसके हिसाब से भी यहाँ पर ये फिट हो जाएगा। तो टेंशन का जो डायरेक्शन हमें यहाँ पर लेना है वो टेंशन का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का यहाँ पर होना चाहिए। ये रॉड से 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनाएगा, तो दिस टेंशन इज़ गोइंग टू मेक एंगल मोर देन 90 डिग्री विद द रॉड। ठीक है, रॉड से 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल यहाँ पर ये टेंशन फोर्स बनाने वाला है। तो टेंशन का डिसाइड कर लिया हमने। अब यहाँ पर ये जो डिसीजन हमने लिया है वो इसका यूज़ करके लिया है कि नेट फोर्स 0। अब हमें नेट और 0 करके mg का भी एक डिसीजन यहाँ पे ले लेना चाहिए। तो लेट अस मेक अनदर डायग्राम। तो अब तक हमने जो डायरेक्शन यहाँ पर दिखाए हैं इसमें, तो दिस इज़ दी नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन है। जो टेंशन का डायरेक्शन है, टेंशन 90 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा एंगल बनाते हुए यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये टेंशन का डायरेक्शन हो जाएगा। mg में हमें यहाँ पर अभी हमारे माइंड में ये कन्फ्यूज़न है कि mg को हमें यहाँ पर दिखाना चाहिए, वी शुड शो mg हियर, सॉरी, और वी शुड शो mg हियर इन बिटवीन लाइक दिस। तो ये 2 प्रोबेबल डायरेक्शन यहाँ पे टेंशन के mg के हो सकते हैं। दिस इज़ कैपिटल mg, दिस इज़ नॉर्मल रिएक्शन एंड दिस इज़ टेंशन। अब जैसे हमने यहाँ पे बोला कि नेट और 0 होना चाहिए, और जब भी यहाँ पर जैसे ये 3 फोर्सेस अगर जो कि नॉन कोलिनियर है, ठीक है, एक ही लाइन के अलोंग यहाँ पे तीनों फोर्सेस नहीं है, टेंशन का अपना लाइन ऑफ एक्शन अलग है, नॉर्मल का अपना एक अलग लाइन ऑफ एक्शन है, तो इस तरीके के अगर नॉन कोलिनियर फोर्सेस हैं तो, और अगर टॉर्क 0 है, तो अगर ये सभी तीनों फोर्सेस जो हैं किसी एक पॉइंट से पास होने चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों जो फोर्सेस हैं वो किसी एक पॉइंट से पास होने चाहिए। तो जब मैं इनको एक्सटेंड वगैरह करूँगा तो एक पॉइंट से पास होना चाहिए इनको। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर इस mg के साथ अगर जाऊँ और मैं इस mg के लाइन ऑफ एक्शन को अगर एक्सटेंड करूँ, तो इस mg के लाइन ऑफ एक्शन को अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ तो इसके लाइन ऑफ एक्शन एक्सटेंड होकर के इट विल गो लाइक दिस, ये ऊपर ऐसे चला गया। नॉर्मल का लाइन ऑफ एक्शन तो ये कुछ इस तरह से एक्सटेंड हो जाएगा और ये कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अभी हम कम्प्लीटली डायग्राम ज्योमेट्रिकली नहीं बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर इसे कट करने के चांसेस हैं। तो मैं जस्ट यहाँ पर एक ऐसा डायग्राम बना देता हूँ, यहाँ से हम टेंशन का एग्जैक्ट डायरेक्शन भी बना सकते हैं। टेंशन के डायरेक्शन को मैं थोड़ा सा यहाँ पर मॉडिफाई कर रहा हूँ जिससे कि हम इसके डायरेक्शन को यहाँ पर सही तरीके से दिखा सकें। तो लेट अस इरेज दिस। तो टेंशन का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो कुछ इस तरीके का यहाँ पर आ जाएगा इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। इट इज़ समथिंग लाइक दिस।
ठीक है, तो जो बात मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ वो यहाँ से आई थिंक क्लियर हो गई होगी कि mg को ऊपर आप बढ़ाओगे, नॉर्मल को बढ़ाओगे और टेंशन को बढ़ाओगे तो किसी एक पॉइंट पे यहाँ पर मिल सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर आप यहाँ पर अब इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर जाओगे तो विद दिस कॉम्बिनेशन इट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। जैसे अगर आप यहाँ पर mg, तो mg के लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ये दोनों मिल भी गए तो नॉर्मल यहाँ पे आके नहीं मिल सकता, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नॉर्मल आके नहीं मिल सकता। नॉर्मल का अपना ही एक लाइन ऑफ एक्शन, नॉर्मल को अगर आप बढ़ाओगे तो वो यहाँ कहीं पे इसके साथ मिलेगा, वहाँ पे टेंशन नहीं मिल सकता। तो इससे ये बिल्कुल इससे क्लैरिटी आ रही है कि जो mg है वो इनके बीच में कहीं पर नहीं आ सकता। ठीक है, mg की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इस तरीके की नहीं हो सकती है। तो हमने यहाँ पे इसको कम्प्लीटली प्रूफ कर दिया कि जो mg की लाइन ऑफ एक्शन है वो यहीं से होकर गुजरनी चाहिए। दिस विल बी द करेक्ट फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस सिचुएशन। जो यहाँ पर मिड पॉइंट है इस रॉड का वो इस कॉन्टैक्ट पॉइंट के नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो दिस शुड बी समवेयर हियर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अपने कई सारे तरीके हो सकते हैं, थोड़ा ज्योमेट्री भी हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, टेंशन का भी जो डायरेक्शन है, एंगल वगैरह है वो थोड़ा यहाँ से हमें क्लियर करना पड़ेगा। तो जो डायग्राम यहाँ पर हमने बना रखा है इस डायग्राम का यूज़ करते हैं और थोड़ा सा डायरेक्शंस को यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। आप इस नॉर्मल डायरेक्शन के डायरेक्शन को अगर आप पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो ये कहीं ना कहीं इसके सेंटर से जाता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पर ये भी इस तरीके से टेंजेंशियल हो रहा है, दिस इज़ ऑल्सो टेंजेंशियल हियर। तो यहाँ पर अब ये टेंजेंट हो जाएगा और ये भी टेंजेंट, दोनों टेंजेंट की लेंथ जो होती है वो सेम हो जाती है। और यहाँ पर आप थोड़ा ज्योमेट्री का यूज़ कर सकते हो, यू कैन यूज़ सम ज्योमेट्री हियर। और सेंटर है सपोज यहाँ पर, ये सेंटर से आप इसको मिला दो यहाँ पर। तो ज्योमेट्री हमें बताती है कि यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। इन दोनों एंगल को मैं फाई के बराबर अज्यूम कर लेता हूँ। तो टेंशन का जो रॉड के साथ एंगल बन रहा है फिर वो हो जाएगा 2 फाई। दिस एंगल इज़ गोइंग टू बी नाउ 2 फाई, दिस इज़ टेंशन। तो टेंशन का जो एंगल है वो 2 फाई हो जाएगा। और फाई हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे, रेडियस ये जो है वो स्मॉल r के बराबर यहाँ पर इसमें। तो ये r पता है, ये ईटा r पता है, तो यू कैन ऑल्सो फाइंड 10 फाई। तो 10 फाई इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई ईटा r, विच इज़ गोइंग टू बी 1 बाई ईटा। तो टेंशन किस एंगल पे लग रहा है, रॉड के साथ में कितना एंगल बना रहा है वो हमें एक आइडिया लग गया उसका ईटा के टर्म्स में। ईटा इज़ अ गिवन क्वांटिटी इन दिस सिचुएशन। तो फाई यहाँ पर हमारे लिए एक तरीके से एक गिवन एंगल हो जाएगा। फिर अब इसका एक प्रॉपर डायग्राम बना करके अब थोड़ा इसके सॉल्यूशन की तरफ हम यहाँ पर प्रोसीड करते हैं। तो नाउ वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो इसको सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को आगे चल के अभी हम यहाँ पर। तो मैं इसका एक डायग्राम यहाँ पे, इसको सॉल्व करने के लिए जो एक तो इसका मास वगैरह हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है और उसके साथ साथ यहाँ पे L और R इन सब का रेशोज़ वगैरह हमें यहाँ पे इसमें कैलकुलेट करना है। तो इसको सॉल्व करने के पर्पज़ से देखते हैं कि हम इक्वेशन किस तरीके से यहाँ पर इसमें लिख पाएंगे। तो जो भी डायरेक्शंस हैं उन डायरेक्शंस को इसमें क्लियरली पहले रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो दिस इज़ नॉर्मल रिएक्शन हियर। यहाँ कहीं पर आप एक इंटरसेक्शन पॉइंट ले करके टेंशन दिखा दो। तो टेंशन को मैं कुछ इस तरीके से दिखाना चाह रहा हूँ जिससे कि फिज़िकली जिस तरीके से टेंशन है वैसा ही दिखाई दे डायग्राम में भी, डायग्राम में हमें कोई यहाँ पे कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ना मिले। तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ टेंशन एंड दिस रेड वन इज़ द नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज़ योर नॉर्मल रिएक्शन। और जो mg है वो mg यहाँ पर कुछ इस तरीके से, तो दिस इज़ दी mg को आप यहीं से इस तरीके से पास करा दो। तो लेट अस लेबल ऑल दिस फोर्सेस। तो ये हो गया कैपिटल mg, दिस इज टेंशन एंड दिस इज गोइंग टू बी नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पर अभी ये जो एंगल दिया गया था, दिस एंगल वाज गिवन एज थीटा, और ये जो एंगल अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, देखा है इसको, तो ये हो गया यहाँ पे 2 फाई, वेयर फाई इज़ अ नॉन क्वांटिटी, 10 फाई इज़ 1 बाई ईटा। ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक के जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज़ ईटा टाइम्स आर। और ऑब्वियसली कि ये रॉड का मिड पॉइंट है, दिस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो जाएगा L/2 माइनस ईटा आर, और इधर का डिस्टेंस ऑब्वियसली कि यहाँ पर ये L/2 हो गया। अब यहाँ पर एंगल वगैरह देखते हुए इनको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का देखिए तरीका है कि यहाँ पर ये होगा कि आप प्योर ज्योमेट्री का यूज़ करो, उससे आप यहाँ पे रेशियो वगैरह निकाल सकते हो। और मास निकालने के लिए हमको टेंशन की ज़रूरत है। टेंशन निकालने के लिए
आप हमेशा यहाँ पे ट्राई करो जहाँ तक हो सके नॉर्मल को अवॉइड करो, क्योंकि नॉर्मल हमसे पूछा नहीं गया और टेंशन निकाल करके वी कैन डेफिनेटली फाइंड द मास। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पे टेंशन कैलकुलेट कर लो। टेंशन कैलकुलेट करने के लिए मैं फोर्स इक्वेशन यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, नेट फोर्स 0 अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द रॉड। तो अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द रॉड मैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिख रहा हूँ, और उससे फ़ायदा ये होगा कि नॉर्मल रिएक्शन विल वैनिश। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर नहीं आएगा, किसी तरीके का नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। तो नॉर्मल रिएक्शन को हटाते हुए बचते हुए यहाँ पर इक्वेशन लिख रहे हैं। तो NLM की इक्वेशन अलॉन्ग द रॉड, तो टेंशन का जो कंपोनेंट यहाँ पर आने वाला है, टेंशन का कंपोनेंट यहाँ पर हो जाएगा आपका। तो टेंशन का कंपोनेंट निकालने के लिए ये एंगल हो जाएगा आपका पाई माइनस 2 सॉरी दिस एंगल इज पाई माइनस 2 तो टेंशन का ये जो कंपोनेंट रॉड के अलॉन्ग आ रहा है यहाँ पे, ये हो जाएगा t cos पाई माइनस 2 यानी कि माइनस t cos 2 दिस कंपोनेंट इज माइनस t cos 2 और इसका जो बैलेंस है वो mg के साथ यहाँ पर हो रहा होगा। तो mg का कंपोनेंट तो बड़ा ही सिंपल होता है, दिस कंपोनेंट ऑफ mg विल बी, तो mg का ये जो कंपोनेंट यहाँ पर आएगा ये हो जाएगा mg साइन थीटा। तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो माइनस t cos 2 सॉरी, तो इट इज माइनस t cos 2 दिस इज इक्वल टू mg साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब कुछ लोगों को यहाँ पे लग सकता है कि ये माइनस आ रहा है इधर इक्वेशन में, तो अगर ये माइनस आ रहा है तो टेंशन का कंपोनेंट उधर नहीं आकर के इसका उल्टा हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखो कि कॉस के साथ में यहाँ पे 2 है और ये 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए फिर। ठीक है, कॉस में जो 2 एंगल आ रहा है तो 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसका मतलब फाई जो है 45 डिग्री से बड़ा होगा। और अगर आप फाई यहाँ पर देखो, इसमें इन्होंने एन की वैल्यू दे रखी है, एटा की वैल्यू दे रखी है, तो 1/√2 है, तो tan phi √2 हो जाएगा। tan 45 डिग्री 1 होता है और tan phi क्योंकि √2 है तो ऑब्वियस है कि फाई जो है 45 डिग्री से बड़ा है। अगर फाई 45 डिग्री से बड़ा है यहाँ पे, तो जो 2 है वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, कॉस नेगेटिव होगा, नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव हो रहा है। तो कई बार इक्वेशन में ये माइनस को देख करके स्टूडेंट्स को ये डाउट हो जाता है कि माइनस को हटा दो, तो माइनस हटाएंगे तो फिर आंसर गड़बड़ होगा इसका, माइनस के साथ चलना पड़ेगा क्योंकि cos 2 इज़ इटसेल्फ नेगेटिव। ठीक है, ये खुद नेगेटिव यहाँ पर। तो t जो है वो स्मॉल mg के बराबर है, तो t इज़ गोइंग टू सॉरी यहाँ पर ये कैपिटल mg लेके चल रहे हैं इसको, तो थोड़ा इसका ध्यान रखेंगे। कैपिटल mg यहाँ पर ये t इज़ स्मॉल mg, तो दोनों साइड से g कैंसिल हो जाएगा और जो m की वैल्यू आएगी स्मॉल m दैट इज़ गोइंग टू बी m, और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos 2 ठीक है, विद अ नेगेटिव साइन गोइंग ऑन। तो नेगेटिव साइन इसके साथ में यहाँ पर लगातार चलता जा रहा है। बस अब यहाँ पर आपको थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर लेनी होगी। तो इट इज़ माइनस m साइन थीटा। cos 2 का फॉर्मूला होता है एक 1 माइनस tan स्क्वायर फाई वाला जो एक फॉर्मूला होता है उसका हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ करके ये 1 माइनस tan स्क्वायर फाई नीचे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। tan फाई की वैल्यू हमारे पास में है, उसको पुट कर लेंगे यहाँ पे। तो माइनस m साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई ईटा स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई ईटा स्क्वायर। अब ऑटोमेटिकली यहाँ से माइनस भी हट जाएगा। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम माइनस के अगर यहाँ पे चल रही है तो अगर हम सही तरीके से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो फाइनली हमारा आंसर, मास का आंसर पॉजिटिव ही आएगा, मास का आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता। ईटा स्क्वायर प्लस 1 ऊपर होगा और यहाँ पर ईटा स्क्वायर माइनस 1 होगा। ठीक है, और ईटा 1/√2 है, तो ईटा स्क्वायर माइनस 1 नेगेटिव होगा। आप एक माइनस को यहाँ पर भेज दो इसमें, तो फाइनली जो आंसर है वो हमारे मन मुताबिक आंसर हमको यहाँ पर मिल जाएगा। तो m साइन थीटा दिस विल बी ईटा स्क्वायर प्लस 1, और नीचे यहाँ पर ये फिर माइनस को एडजस्ट करके 1 माइनस ईटा स्क्वायर हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर जो भी गिवन वैल्यूज़ हैं कैपिटल m थीटा और ईटा वगैरह की वैल्यू, तो उन सभी गिवन वैल्यूज़ को रख करके दिस विल बी 15 kg। तो स्मॉल m की जो वैल्यू है वो 15 kg यहाँ पर आ गई है। अब इसके बाद में हमें जो अगला यहाँ पे कैलकुलेट करना है वो इसका L/R का रेशो कैलकुलेट करना है। तो अब उसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो L/R रेशो कैलकुलेट करने के लिए हमने ये फ्री बॉडी डायग्राम इसमें बना रखा है। फ्री बॉडी डायग्राम में सभी तीनों जो फोर्सेज हैं वो दिखा रखे हैं और तीनों फोर्सेज जो हैं एक कॉन्करेंट होनी चाहिए। तीनों फोर्सेज के जो लाइन ऑफ एक्शन है उनको जब मैं एक्सटेंड करूँ आगे पीछे कहीं पे, तो एक ही पॉइंट से पास होनी चाहिए, तभी हम बोल पाएंगे कि किसी पॉइंट के बाद टॉर्क 0 है। ठीक है, तो किसी पॉइंट के बाद टॉर्क 0 है तो इसका मतलब है कि
इस पॉइंट के अबाउट भी, जो कॉन्करेंट वाला पॉइंट है इनका, कॉन्करेंसी वाला पॉइंट है, उसके अबाउट भी टॉर्क यहाँ पर जीरो ही आएगा। तो इस ज्योमेट्री का, ये जो ज्योमेट्री यहाँ पर हमारी बन गई, इस ज्योमेट्री का भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से इस एंड पॉइंट का डिस्टेंस ईटा आर है, ये L/2 माइनस ईटा आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ मैंने इसमें दिखा रखा है। ये जो रेड वाला यहाँ पे डिस्टेंस है, इसको मैं y से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह यूज़ करते हुए आगे यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप tan थीटा कैलकुलेट करो, तो tan थीटा अगर आप कैलकुलेट करते हो तो L/2 माइनस ईटा आर डिवाइड बाई वाई आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पर इसमें ये y पता है और ये ईटा आर पता है, तो अगर आप यहाँ पर इसमें करो तो ये हो जाएगा 10 पाई माइनस 2 फाई, दिस इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय ईटा आर। ठीक है, तो मैंने दोनों ट्राइंगल का यहाँ पे यूज़ कर लिया और y को एलिमिनेट कर देते हैं, तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो उससे y जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और अगेन 10 पाई माइनस 2 फाई, तो माइनस 10 2 फाई हो जाएगा। तो tan थीटा दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस आ जाएगा यहाँ पे 10 2 फाई। 10 2 फाई खुद नेगेटिव है, इसका ध्यान रखेंगे। 10 2 फाई इज इटसेल्फ नेगेटिव, क्योंकि 5 45 डिग्री से बड़ा है और 2 फाई इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो इट इज़ इन सेकेंड क्वाड्रेंट। मल्टीप्लाई करने के बाद में दिस विल बी L/2 माइनस ईटा आर, और यहाँ पर ये नीचे ईटा आर यहाँ पर आ जाएगा। तो इनको डिवाइड करेंगे तो एक L/r का टर्म यहाँ से मिल जाएगा, तो वी विल गेट अ टर्म ऑफ L/r हियर। तो L/r का जो टर्म यहाँ पर हमको मिल गया, तो उससे हम L/r इजली यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर मिलेगा हमें आगे सॉल्व करके L/r, वो यहाँ पर इतना हो जाएगा, दिस इज़ 2 ईटा इंटू 1 माइनस tan थीटा tan 2 फाई। ठीक है, बहुत इजीली यहाँ पे इसको आगे देखा जा सकता है, थोड़ा सा इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके ये आ जाएगा। अब इसमें जो tan 2 फाई है, इसकी वैल्यू को और हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि tan फाई हमारे पास में 1 ईटा है, तो tan थीटा यहाँ पे tan फाई में लाने के लिए इसको मैंने लिख लिया 2 tan फाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर फाई। ठीक है, ये लिखा जा सकता है इसको यहाँ पे। इसके बाद में आप यहाँ पे इसको लिख लो फर्दर, तो दिस इज tan थीटा, 2 यहाँ पे चल रहा है इसके साथ साथ, तो tan फाई इज़ 1 बाई ईटा, 1 माइनस 1 बाई ईटा स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद में ऐसा कर लेते हैं कि ऊपर नीचे ईटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर हो जाएगा 2 ईटा, और यहाँ पे ईटा स्क्वायर माइनस 1 होगा। अब देखो ईटा स्क्वायर माइनस 1 नेगेटिव है, तो उस नेगेटिव को इसके साथ में यहाँ पर मिला दो, तो 1 माइनस ईटा स्क्वायर हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव हो जाएगा। तो फाइनली आप इसका आंसर यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हो, 2 ईटा 1 प्लस 2 ईटा 1 प्लस 2 ईटा यहाँ पर बचेगा, तो 2 ईटा tan थीटा, और नीचे यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस ईटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। और वैल्यूज़ वगैरह अगर हम यहाँ पे रखेंगे इनकी, तो वैल्यूज़ रख करके ये आंसर मिल जाएगा 4 प्लस √6 डिवाइडेड बाय √3। अब इसको सॉल्व करने का एक तो ये तरीका हो गया, जिसमें हमने प्योरली ज्योमेट्री यहाँ पे यूज़ करी है। हम जो नेट टॉर्क वाली इक्वेशन है उससे बच गए यहाँ पर, ठीक है, लेकिन हम उसका भी यूज़ करके भी यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो वी कैन यूज़ ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ टॉर्क, और उसमें नेट टॉर्क को यहाँ पर जीरो कर दे और कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर ले और उसके बाद टॉर्क की इक्वेशन यहाँ पर लिख लें इसमें। तो अब वो पॉइंट कौन सा होगा, तो ऑब्वियस चॉइस हमारे पास में यहाँ पर यही वाला पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हम इसके बाद टॉर्क यहाँ पर लिखें, क्योंकि हम चाहते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन हमारी इक्वेशन में अपीयर नहीं हो। तो नॉर्मल रिएक्शन से बचते हुए वी कैन सेलेक्ट दिस पॉइंट, और इसके बाद आप नेट टॉर्क जीरो लिख लो, तो बहुत ईजिली वहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो मैं इस पॉइंट को लेता हूँ और फिर दोनों लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर देख लेता हूँ। तो एम जी की जो ये लाइन ऑफ एक्शन है, तो उस पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, दिस विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन दिस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एम जी। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, तो दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज ऑल्सो थीटा, एंड सॉरी दिस इज 90 माइनस थीटा एंड दिस इज 90 माइनस थीटा एंड दिस एंगल इज थीटा। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो ये है, और उसमें कॉस थीटा का टर्म यहाँ पर आ जाएगा, तो इट विल इन्वाइट अ कॉस थीटा टर्म हियर। तो एम जी में यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो मैं इक्वेशन यहाँ पर लिख देता हूँ इसके लिए भी, तो इट इज़ कैपिटल एम जी हियर L/2 माइनस ईटा आर मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। अब टेंशन, तो टेंशन में यहाँ पर आप देखो टेंशन के दो कंपोनेंट्स होंगे, वन कंपोनेंट इज़ लाइक दिस, तो इस कंपोनेंट की वजह से कोई टॉर्क आएगा नहीं, क्योंकि इट इज़ पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। और फिर इसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा रॉड के परपेंडिकुलर, तो ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, तो अलोंग कंपोनेंट हमको पता है कि अलोंग कंपोनेंट यहाँ पे था
टी कॉस पाई माइनस 2 फाई, ऑलरेडी हमने देखा हुआ है ये एंगल पाई माइनस 2 फाई होता है। तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन पाई माइनस 2 फाई, और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है, तो टी साइन 2 फाई, साइन 2 फाई विल बी अ पॉजिटिव टर्म, साइन 2 फाई इज़ पॉजिटिव हियर। तो यहाँ पर टी साइन 2 फाई आया, ठीक है, तो इट इज़ टी साइन 2 फाई हियर, और उसके साथ में जो डिस्टेंस यहाँ पर आएगी, तो हमारा पॉइंट यहाँ पर ये, तो डिस्टेंस इज़ गोइंग टू बी ईटा आर सिंपली, तो डिस्टेंस यहाँ पर ईटा आर हो जाएगा। और टी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, स्मॉल एम जी वगैरह जो भी है, या फिर टी को आप डायरेक्टली यहाँ से रख दो कि जो माइनस टी कॉस 2 फाई था वो कैपिटल एम जी साइन थीटा के बराबर था, तो यहाँ से आप टी की वैल्यू यहाँ पर उठा के इसमें रख सकते हो। तो टी की वैल्यू यहाँ पर रखने के बाद में इट इज़, ये जो दोनों साइड से यहाँ पे कैपिटल एम जी है वो कैंसिल हो जाएगा, तो टी की वैल्यू रखेंगे तो कैपिटल एम जी दोनों साइड से कैंसिल होगा, तो L/2 माइनस ईटा आर कॉस थीटा, और टी किस जगह पर आप यहाँ पर रखोगे कैपिटल एम जी जो कि कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पे माइनस ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस 2 फाई आ जाएगा। साइन 2 फाई यहाँ पहले से था, ईटा आर था पहले से यहाँ पर इसमें। अब आप देखोगे जो इक्वेशन है वो कुछ उसी तरीके की बैठ जाएगी, जैसे अगर मैं इस इक्वेशन के साथ में इसको कंपेयर करूँ, तो अगर मैं ये टर्म बना लूँ माइनस टेन थीटा 10/2 तो कॉस थीटा को आप इधर ले आओ, तो कॉस थीटा को अगर मैं उधर लेके चला गया तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा, साइन 2 फाई कॉस 2 फाई हो जाएगा 10/2, और उसके बाद में ये हो जाएगा L/2 माइनस ईटा आर डिवाइडेड बाई ईटा आर। नाउ यू कैन कंपेयर दिस टू इक्वेशंस आर, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन आर सिमिलर, एक जैसी इक्वेशन है तो उससे जो सॉल्यूशन आगे निकलेगा वो भी सेम होगा। तो हम यहाँ पे नेट और जीरो करके भी बहुत इजीली कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो इस तरीके का यहाँ पर इसमें अप्रोच है वो हमें कई बार बहुत सिंपल कैलकुलेशन प्रोवाइड कर सकता है, एक नया नज़रिया हमको क्वेश्चन, एक नए अप्रोच हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे सकता है। कई बार ज्योमेट्री से सॉल्व करना क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल बना सकता है, तो ज्योमेट्रिकली भी हमने यहाँ पे सॉल्व करके देखा। और ये जो मेथड है वो इस फैक्ट पे बेस्ड है कि नेट फोर्स अगर जीरो हो तो नेट टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट सेम होगा, इंपॉर्टेंट वर्ड इज़ हियर कि सेम होगा, और अगर जीरो है तो फिर किसी पॉइंट के अबाउट जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में अब ये इनके आंसर्स हमने कैलकुलेट कर लिए।